हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक डेथ गेम सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड के दूसरे पार्ट को। पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने इस सीरीज के शुरू के 4 एपिसोड को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख ले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम बचे हुए 4 एपिसोड्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 5 के साथ। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि एरिसु अपने दोस्तों के साथ एक ऐसी दुनिया में फंस गया है जहां पर जिंदा रहने के लिए उन्हें हर कुछ दिनों में एक डेडली डेथ गेम खेलना पड़ेगा। अगर ये उस गेम में हारे तो मारे जाएंगे, अगर ये वो गेम जीत जाते हैं तो इन्हें एक कार्ड मिलता है जिस पर जितना नंबर लिखा होता है उतने दिन का इन्हें वीजा मिलता है। वीजा खत्म होने से पहले इन्हें दूसरा डेथ गेम खेलना होगा, नहीं तो आसमान से एक लेजर इन्हें मार देगी। एरिसु के दोस्त तीसरे डेथ गेम में ही एरिसु को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। उसागी नाम की एक लड़की एरिसु को संभालती है और एरिसु कसम खाता है कि वो इस गेम के मास्टर को ढूंढ कर ही रहेगा। इसके बाद ये दोनों बीच नाम की एक जगह को ढूंढने निकल पड़ते हैं क्योंकि शायद वहाँ इन्हें गेम से जुड़ी कोई जानकारी मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें पता ही नहीं था कि ये बीच आखिर है कहाँ पर। इनके कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं जिसमें उसागी एरिसु को कुछ सर्वाइवल स्किल्स सिखाती है, जैसे शिकार करना। इसके बाद रात को ये दोनों अलग अलग गेम अरीनास पर नजर रखते हैं। इन दोनों को कुछ प्लेयर्स दिखते हैं जिन्होंने एक जैसी वॉच पहनी हुई थी, जैसे वो लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हो। ऐसे ही वॉच एरिसु ने टेक वाले गेम में फाइटर और उसके दोस्त के हाथ में भी देखी थी। गेम खत्म होने के बाद सिर्फ वही प्लेयर्स बाहर आते हैं जिन्होंने वॉच पहनी हुई थी और ये लोग साथ में कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कार्स बंद पड़ी थी। एरिसु और उसागी दोनों ही इन कार्स का पीछा करते हैं। ये कार्स एक बड़े से होटल के अंदर जाती है जिसमें लाइट थी, जबकि पूरे शहर की बिजली गुल थी। इससे पहले ये दोनों कुछ समझ पाए, कुछ लोग इन्हें बेहोश कर उसी होटल के अंदर लेकर जाते हैं। अगली सुबह इन्हें कुछ लोगों के बीच होश आता है जो इनसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। इनका लीडर हेटर यहाँ इनका स्वागत करता है और बताता है कि उसी ने ये बीच बनाया है और वो इस जगह का किंग है और शायद उसे पता है कि वो लोग असली दुनिया में वापस कैसे जा सकते हैं। इसके बाद इन्हें एक दीवार दिखाई जाती है जिस पर ताश के सभी पत्ते बने हुए थे। हेटर बोलता है कि उसके हिसाब से इस गेम वर्ल्ड से बाहर निकलने के लिए उन्हें सारे पत्तों को कलेक्ट करना है और जैसे ही उन्हें ताश के सारे पत्ते मिल जाएंगे तो इनमें से कोई एक लकी इंसान वापस असली दुनिया में लौट जाएगा। इसलिए उसने ये बीच बनाया है जिसमें कई सारे लोगों की टीम है। ये लोग साथ में डेथ गेम खेलते हैं और उससे मिलने वाला कार्ड हेटर को लाकर दे देते हैं। सेट पूरा होने में बस कुछ कार्ड्स ही बाकी थे और अभी तक किसी को भी जोकर, बादशाह या क्वीन वाला कार्ड नहीं मिला है। यहाँ पर जेनरेटर से लाइट रहती है और बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है पीने के लिए। इनके पास कई सारे हथियार भी हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ यहाँ के गार्ड्स ही यूज करते हैं। हेटर एरिसु और उसागी को भी उनके ग्रुप को ज्वाइन करने बोलता है। अगर वो मना करते हैं तो हेटर उन्हें अभी मार देगा। इसके बाद हेटर इन्हें इस बीच के रूल्स बताता है। रूल नंबर 1, सभी को हर समय स्विम सूट पहने रहना होगा ताकि वो कोई हथियार ना छुपा सके। मुंह तो बंद करो अंकल। दूसरा रूल की गेम में जीता हुआ कार्ड उन्हें हिटर को लाकर देना है। इसके बदले वो लोग जैसे चाहे वैसे इस बीच पर मजे कर सकते हैं और अगर किसी ने रूल तोड़ा या गद्दारी की तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। एरिसु और उसागी देखते हैं कि हेटर के बीच पर सैकड़ों लोग थे। हम देखते हैं कि वो लड़का नियो और फाइटर भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। रात को सभी लोग गेम्स खेलने अलग अलग अरीनास में जाते हैं। एक डेथ गेम में इन लोगों को 4 जंगली जानवरों को मारना था, जो थे टाइगर, ब्लैक पैंथर, जंगली सुअर और एक चील। लेकिन क्योंकि इनके पास हथियार थे तो ये आसानी से इन जानवरों को मार देते हैं। एक दूसरा गेम था ह्यूमन एलिवेटर, जिसमें सभी प्लेयर्स को एक पोल पर लटकना था। इस गेम को सिर्फ एक ही प्लेयर जीत पाता है। उसागी को एक टीम गेम मिलता है जिनमें उन्हें एक अंधेरी बिल्डिंग में से एक कोड ढूंढना था और हर प्लेयर को सिर्फ 9 माचिस की तीली ही दी गई थी। उसागी भी इस डेथ गेम को जीत जाती है। एरिसु के साथ बीच की एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी गेम खेलने जाती है, जो कि एक सर्जन थी। वो देखना चाहती थी कि एरिसु बीच का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने लायक है या नहीं। यहाँ पर एरिसु को क्वीना नाम की एक लड़की मिलती है जो कि नियो की फ्रेंड है। इस गेम का अरीना एक छोटा सा रूम था जिसमें पानी भरता जा रहा था और इनके ठीक ऊपर एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ था। इस गेम का नाम है लाइट बल्ब, जिसकी डिफिकल्टी लेवल है 4 ऑफ डायमंड्स, मतलब ये दिमाग वाला गेम है। इनके पास एक छोटे से रूम में एक लाइट बल्ब लगा हुआ था। इनके रूम में 3 स्विच थे। इन्हें बस ये पता लगाना
था कि कौन से स्विच से लाइट बल्ब ऑन होगा। इनके पास डोर खुला छोड़ने का सिर्फ एक ही चांस होगा। अगर इन्होंने कोई सा भी स्विच दबाया तो डोर बंद हो जाएगा और फिर इन्हें बल्ब नहीं दिखेगा। लेकिन डोर बंद करने के बाद ये जितना चाहे उतनी बार स्विच को दबा सकते हैं। अगर इन्होंने गलत आंसर दिया या टाइम खत्म हो गया तो पानी ट्रांसफॉर्मर तक पहुंच जाएगा और ये लोग करंट लगने से मारे जाएंगे। एक लड़की ये देखने के लिए बाहर को छूती है कि क्या इनमें सच में करंट है और उसे जोरदार झटका लगता है और वो वहीं पर मारी जाती है। गेम शुरू होता है और सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। सर्जन को पता था कि इस पहेली को कैसे सुलझाना है, लेकिन वो कोई हेल्प नहीं करती क्योंकि वो एरिसू को टेस्ट करना चाहती थी। काफी सोचने के बाद एरिसू के दिमाग की बत्ती जलती है। वो कुइना से डोर बंद करने को बोलता है। इसके बाद वो स्विच ए को थोड़ी देर के लिए ऑन रखता है। फिर डोर ओपन कर वो स्विच बी को ऑन करता है, लेकिन बल्ब फिर भी नहीं जलता। इस पर एरिसू कुइना को बल्ब छूने को बोलता है। वो उसे छूती है और बल्ब गर्म था, मतलब सही आंसर स्विच ए है। अगर बल्ब ठंडा होता तो सही आंसर सी था। ये सभी लोग गेम को जीत जाते हैं। थोड़ी देर बाद एरिसू यहाँ पर उसी फाइटर को देखता है और इसका नाम अगूनी है। ये यहाँ की स्पेशल फोर्स का लीडर है। हेटर भी यहाँ आता है और क्योंकि एरिसू ने टेस्ट पास किया था तो हेटर उसे भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग में ले जाता है, जहाँ पर नियो भी था। फेस कार्ड्स को छोड़कर अब इन्हें बस 10 ऑफ हार्ट्स चाहिए था। हेटर ये भी रिवील करता है कि आज उसका वीजा खत्म हो जाएगा तो उसे भी डेथ गेम खेलने जाना है। और ये सुन अगूनी अपने लोगों को कुछ इशारा करता है। ऐसा लग रहा था ये लोग हेटर से छुटकारा पाना चाहते थे और उसी शाम को हेटर डेथ गेम खेलने निकल जाता है। अगले दिन एरिसू और उसागी यहाँ के लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जैसे अगर वो लोग टोक्यो के बाहर चले जाएं तो क्या होगा। लेकिन किसी को भी कोई सही जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों का कहना था कि ये गेम पूरी दुनिया में खेले जा रहे थे, वहीं कुछ का कहना था कि अगर वो टोक्यो से बाहर गए तो लेजर उन्हें मार देगी। कुछ देर बाद एरिसू को गन शॉट्स की आवाज आती है। वो कुछ मिलिट्री फोर्स के लोगों को देखता है। उनके वहां से जाने के बाद एरिसू देखता है कि यहाँ का डस्टबिन लाशों से भरा हुआ था। ये वो लोग थे जिन्होंने यहाँ के रूल तोड़े। तभी यहाँ नियो और कुइना भी आ जाते हैं। नियो कहता है कि यही इस जगह की सच्चाई है। वो हेटर पर भरोसा नहीं कर सकते और उसके पास एक प्लान है। वो हेटर के सभी कार्ड्स चुराकर इस दुनिया से बाहर निकलना चाहता है और एरिसू भी उसका साथ देने के लिए हाँ कर देता है। कुछ देर बाद सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है और इन्हें पता चलता है कि हेटर की गेम खेलते समय मौत हो गई है। लेकिन सभी को साफ साफ दिख रहा था कि हेटर का किसी ने मर्डर किया है। इसके बाद अगुनी खुद को यहाँ का अगला राजा घोषित कर देता है, जबकि कोई इस फैसले से खुश नहीं था। इसके बाद अगुनी एक ब्लैक एनवलप को ओपन करता है जिसमें हेटर के तिजोरी का कोड था, जिसके अंदर उसने सभी कार्ड्स रखे हुए थे। इसके बाद जब अगुनी और उसके दोस्त सभी लोगों को ये अनाउंस करने जाते हैं कि अगुनी उनका नया लीडर है, तभी एरिसू नियो के कहने पर हेटर के रूम में जाता है। नियो एरिसू को कोड बताता है, लेकिन उससे सेफ नहीं खुलता और अलार्म बजने से एरिसू पकड़ा जाता है। असल में नियो ने एरिसू को फंसाया था। वो जानता था कि हेटर सबके सामने तिजोरी नहीं रखेगा और एरिसू के पकड़े जाने के बाद अगुनी इस कमरे में एक पेंटिंग को देखता है और नियो समझ जाता है कि असली तिजोरी वहीं पर है। ब्लैक लिफाफे में कोई भी कोड नहीं था, बल्कि यही ड्राइंग थी और कोड उसी सील पर था जो हेटर ने अपनी बॉस वाली अंगूठी से लगाई थी। इसके बाद एरिसू को पीट पीट कर एक चेयर से बांध दिया जाता है। बहुत मारा, मतलब मार दी। और आज रात ही एरिसू का वीजा एक्सपायर होने वाला था और अगर उसने कोई गेम एंटर नहीं किया तो वो मारा जाएगा। अगुनी के बाकी लोग उसागी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। मौका देखकर नियो हेटर के कमरे में जाता है और उस पेंटिंग वाले सेफ को ओपन कर उसमें से सारे कार्ड्स निकाल लेता है। इसके बाद वो और कुइना इस होटल से जाने लगते हैं। कुइना को एरिसू के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन तभी उन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। होटल से बाहर जाने के रास्ते पर लेजर शील्ड लगी हुई थी, मतलब आज की रात ये पूरा होटल ही गेम अरीना बन गया था और इसके अंदर मौजूद सभी लोग ऑटोमेटिकली इस गेम के प्लेयर्स बन जाते हैं। सभी प्लेयर्स को होटल लॉबी में आकर मोबाइल कलेक्ट करने को बोला जाता है और इस गेम का डिफिकल्टी लेवल था 10 ऑफ हार्ट्स। यही कार्ड इनको चाहिए था सेट पूरा करने के लिए। सभी लोग लॉबी में मोबाइल लेने भागते हैं और इसी केओस के बीच उसागी देखती है कि किसी ने एक लड़की को चाकू मारकर उसका मर्डर कर दिया था और इस लड़की का नाम मोमो का था और यही इनका अगला गेम
गेम है। इस गेम का नाम विच हंट है। जिसने भी मोमोका को मारा है वो इनके बीच ही छुपा हुआ है। इन्हें पता लगाना है कि वो किलर कौन है और फिर उसे बाहर लगी हुई आग में जला देना है। अगर इन्होंने 2 घंटों के अंदर उस कातिल को मार दिया तो ये लोग जीत जाएंगे, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। शुरू में सभी लोग मोमोका की दोस्त पर ही इल्जाम लगाते हैं, जो कि हमेशा उसके साथ रहती थी। वो लोग उसे ही उठाकर जलाने ले जाने लगते हैं, लेकिन उसागी और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर उन्हें रोक लेती है। काफी देर तक इन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था कि वो कातिल को कैसे पकड़े। तभी अगुनी यहाँ आता है और अपनी फोर्स को ऑर्डर देता है कि एक एक करके सभी को मार दो और उन्हें जला दो। जैसे ही विच मारा जाएगा गेम खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये गार्ड्स ऐसा ही करते हैं और लोगों को अंधाधुन मारना शुरू कर देते हैं। कई सारे लोग होटल में जाकर छुपने लगते हैं। उसागी कुछ प्लेयर्स के साथ एरिसु को ढूंढने निकल जाती है। होटल में छुपे हुए प्लेयर्स को बाहर निकालने के लिए अगुनी होटल में आग भी लगवा देता है। इधर वो सर्जन चुपके से मोमोका का नाइफ निकालकर उसमें से फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश करती है। इधर कुइना भी एक खतरनाक मिलिटेंट से लड़ती है जिसका नाम द लास्ट बॉस था। कुइना इसे काफी मुश्किल से हरा देती है क्योंकि रियल वर्ल्ड में कुइना एक कराटे चैंपियन थी या था। उसागी एरिसु को ढूंढकर आजाद कर लेती है और फिर उसे गेम के बारे में बताती है। इधर नियो अगुनी के राइट हैंड के पास जाता है और उसे बताता है कि गेम मास्टर को कैसे पता चला कि हम सब इस होटल में हैं। मतलब कोई तो है जो उनके बीच ही छुपा हुआ था और उसी ने ये गेम सेटअप करने में गेम मास्टर की मदद की है। ये आदमी नियो से हमेशा से चिढ़ता था क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट है और ये नियो को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही नियो अपने फ्लेम थ्रोअर से इसमें आग लगा देता है। इधर सर्जन को फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है कि असली कातिल कौन है, लेकिन इससे पहले वो किसी को कुछ बताए 2 गार्ड्स उसे ही बेहोश कर देते हैं। इधर एरिसु को भी पता चल जाता है कि ये गेम किसी ने अंदर से ही सेटअप किया है और हमें इसे जीतने के लिए गेम मास्टर की तरह सोचना होगा। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। दूसरी तरफ लॉबी में अगुनी के लोगों ने बाकी सभी प्लेयर्स को घेर लिया था और वो उन्हें भी मारने ही वाले थे कि तभी एरिसु और उसागी यहाँ आ जाते हैं। एरिसु अगुनी से कहता है कि हमें साथ मिलकर इस गेम को सोल्व करना चाहिए, लेकिन अगुनी एरिसु को ही बुरी तरह से पीट देता है। इसके बाद अगुनी कन्फेस करता है कि विच और कोई नहीं वो खुद है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। एरिसु कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मोमोका को नहीं बल्कि हेटर को मारा था। असल में अगुनी और हेटर रियल वर्ल्ड में अच्छे दोस्त थे। उन दोनों ने ही इस बीच की शुरुआत की ताकि लोगों को एक होप मिल सके, लेकिन धीरे धीरे हेटर पावर के लालच में काफी पागल होता जा रहा था। कल रात जब हेटर गेम खेलने गया था तब उसने अगुनी पर अटैक किया, लेकिन अगुनी ने सेल्फ डिफेंस में हेटर को ही मार डाला और इसी गिल्ट के कारण अगुनी अब मरना चाहता था। इसके बाद एरिसु बोलता है कि इस गेम को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है जिसमें किसी को भी मरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कातिल और कोई नहीं बल्कि खुद मोमोका थी। उसने खुद को चाकू मारा। अगर मैं गेम मास्टर होता तो मैं ऐसे ही गेम को सेट करता। इसके बाद सर्जन भी यहाँ आकर इस बात को कंफर्म करती है क्योंकि उसे चाकू पर उल्टे फिंगरप्रिंट्स मिले थे, मतलब मोमोका ने खुद को ही चाकू मारा था। इसके बाद कुछ लोग मोमोका की बॉडी जलाने ले जाते हैं, लेकिन अगुनी उन सब पर अटैक कर देता है। अगुनी उन लोगों में से था जो खुद तो मरेगा ही लेकिन सबको साथ लेकर मरेगा और टाइम बस खत्म होने ही वाला था। तभी मोमोका की फ्रेंड एरिसु से कहती है कि उसके पास एक तरीका है जिससे सभी लोग शांत हो जाएंगे। वो बीच में जाकर चिल्लाती है कि मैं ही इस गेम की डीलर हूँ और तभी उसे आसमान से एक लेजर आकर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। सभी ये देखकर शॉक में थे, लेकिन तभी अगुनी का राइट हैंड यहाँ आकर सब पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो एरिसु और उसागी को भी मारने ही वाला था, लेकिन अगुनी का हार्ट चेंज हो जाता है और वो उनके सामने आकर उस आदमी को वहां से ले जाता है और दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद कुछ लोग तुरंत मोमोका की बॉडी को उठाते हैं और उसे बाहर वाली आग में जला देते हैं और ये सभी लोग इस गेम को जीत लेते हैं। लेकिन अब इनका बीच होटल पूरी तरह से जल चुका था, जिसमें नियो वापस आता है उस 10 ऑफ हार्ट्स के कार्ड को कलेक्ट करने के लिए और अब सेट पूरा करने के लिए इन्हें बस जोकर, रानी और बादशाह वाले कार्ड ही चाहिए। जाने से पहले एरिसु मोमोका की फ्रेंड का मोबाइल भी उठा लेता है जो कि ऑन था। अगले दिन वो उसमें कुछ वीडियो फुटेज देखते हैं। जब मोमोका और उसकी दोस्त इस गेम वर्ल्ड में आई थी तो शुरू के कुछ दिन तक उन्होंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें मोमोका कन्फेस करती है कि वो और उसकी दोस्त गेम डीलर्स हैं। डीलर्स वो लोग होते हैं जो रहते तो प्लेयर्स के बीच ही हैं, लेकिन वो गेम को सेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि टैग वाले गेम में टैगर्स, वो भी डीलर ही थे।
इनका काम था गेम्स को और इंटरेस्टिंग बनाना। इन्हें पहले से ही पता रहता था कि गेम कैसे जीतना है, और अगर ये गेम मास्टर की बात नहीं मानते या किसी को भी रिवील करते हैं कि वो गेम के डीलर हैं, तो तुरंत ही लेजर से उन्हें मार दिया जाता है। एक दूसरी वीडियो में हम मोमोका और उसकी दोस्त को एक सबवे के अंदर जाते हुए देखते हैं, जिसमें इन डीलर्स का एक बेस बना हुआ था। यहीं से सारे गेम्स मॉनिटर और कंट्रोल किए जाते हैं। एरिसु और उसागी भी उस रास्ते को फॉलो करते हुए डीलर्स के इस बेस तक जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि बेस के सभी डीलर्स को किसी ने मार दिया था और कंप्यूटर्स भी बंद पड़े हुए थे। तभी यहाँ पर नियो और कुइना भी आ जाते हैं। नियो को टेगर के जेब से जो ड्राइंग मिली थी वो सबवे की ही ड्राइंग थी, जिसमें बेस तक जाने का रास्ता बना हुआ था। नियो यहाँ सभी कार्ड लेकर आया था, ये सोचकर कि उसे रियल वर्ल्ड में भेज दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो सभी डीलर्स ही मरे हुए थे। मतलब इनके ऊपर भी कोई गेम का मास्टर है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अचानक ही यहाँ के कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हो जाती है और उसमें मीरा नाम की एक लड़की आती है। मीरा भी बीच की एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थी और शुरू से ही गेम मास्टर के लिए काम कर रही थी। मीरा इन सभी को बधाई देती है सभी कार्ड्स को कलेक्ट करने के लिए। यह बताती है कि तुम्हारे इनाम के लिए हमने कुछ और नए गेम्स को इंस्टॉल किया है। कल से सभी लोग इन नए लेवल के गेम्स को खेलेंगे और इन नए गेम्स को जीतने पर इन लोगों को फेस वाले कार्ड्स मिलेंगे, यानी कि जोकर, बादशाह और क्वीन। जब वो बाहर एक अरीना के पास जाते हैं तो वहाँ एक बड़े से ब्लिम्प को देखते हैं जो कि एक बड़े से काले पान के बादशाह को ले जा रहा था। पूरी सिटी में ऐसे ही ब्लिम्प उड़ते हैं। मतलब अब सभी गेम्स फेस कार्ड के लिए खेले जाएंगे। और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सीजन 1 काफी हिट था और इसके रिलीज के 2 हफ्तों बाद ही सीजन 2 को भी अनाउंस कर दिया गया था। सीजन 2 जब भी आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और डेथ गेम सीरीज या मूवीज को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में डेथ गेम जरूर लिखिए। और आप मेरी डेथ गेम प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक करिए, उसमें ऐसी ही वीडियो आपको मिल जाएंगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।